हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। और अभी जो है नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके लिए, फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट पढ़ने में आपको मजा आएगा और इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो बात यह कि फंडामेंटल राइट्स आखिर क्यों रखे गए, ताकि नागरिकों को कुछ अधिकार इससे प्राप्त हो सके। और ये कौन से अधिकार? ये वो ऐसे अधिकार हैं जिससे नागरिकों के अंदर खुद वो इंप्रूव कर सके, ऑल अराउंड डेवलपमेंट उनका हो सके। यही क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट जो संविधान के अंदर दिया गया है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसके अंदर यही सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। इसके पहले जो मूल संविधान था, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में 7 ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया गया है। और वो हटाया गया था हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटाया गया था। तो यहां पे चलिए हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 के अंतर्गत दिया गया डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ये डिफिनीशन ऑफ स्टेट क्या होता है? स्टेट का डिफिनेशन, स्टेट का मतलब होता है वो सभी संस्थाएं जो सरकारी संस्थानें हैं या सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, वो सारे स्टेट के अंतर्गत आती हैं। ये डिफिनेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे संविधान में हर जगह लिखा हुआ है कि स्टेट शैल डू दिस, स्टेट कैन नॉट डू दिस। तो ये स्टेट है क्या, इसकी वजह से ही आर्टिकल 12 के अंदर डिफिनेशन रखा गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य का परिभाषा या स्टेट की डिफिनेशन किसमें है, तो आर्टिकल 12 में। वहीं पर आर्टिकल 13 जो है ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसे नियम जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या उसके खिलाफ होते हो, उसको उस नियम को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, उस नियम को नहीं माना जाएगा। यह क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी नियम बनाया जाए और मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो ऐसे हनन का मतलब उसको जो है वायलेट करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नल और वाइड माना जाएगा। राइट। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम चलेंगे आगे। अब जो मैंने बताया कि 6 प्रकार के हमारे जो है मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है, उसमें सबसे पहला है राइट टू, देखो याद कर लो 6 क्या क्या है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, इसके बाद है राइट टू फ्रीडम, इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद रिलीजियस राइट, और उसके बाद है राइट टू माइनॉरिटीज, और सबसे लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जितने भी हमारे देश के अंदर नागरिक होंगे, यानी जो भी सिटीजन है, सभी के सभी लॉ के समक्ष एक बराबर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये देखिए, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई नियम बनाया गया तो सभी नागरिकों के लिए एक ही जैसा रहेगा। दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि जो भी जैसे सिचुएशन में होगा उसके लिए उसी सिचुएशन के हिसाब से नियम बना देना, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि अलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अलाइक, यानी एक समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। यह सब आर्टिकल 14 कहता है। तो ज्यादा ना याद करके आप क्या याद कर लो कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 के अंदर स्टेट को वो रोकता है, किससे? डिस्क्रिमिनेशन से। तो देखो, हमेशा कीवर्ड याद करना ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका कीवर्ड है। राइट, ठीक है। अब कीवर्ड हमने सभी का कीवर्ड याद करो आप सबके। क्या? आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं, क्या केवल डिस्क्रिमिनेशन याद रखो। आर्टिकल 16 क्या कहता है? कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये क्या करता है? पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंदर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसा कि आप कई सारे आरक्षण भी दिए जाते हैं। तो उतना ज्यादा आपको पढ़ने की या याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आर्टिकल 16 में ये दिया है, ये याद रखना है बस। आर्टिकल 17 में लिखा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। छुआछूत का जो अंत है यही क्या बोलते हैं? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हम पहले बहुत सारे छुआछूत चलता था, आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। तो ये कहां समाप्त किया गया? आर्टिकल 17 में।
आर्टिकल 18 में क्या करता है, टाइटल्स का अंत कर देता है। अब टाइटल्स क्या होते हैं, जैसे पहले के समय में बहुत सारे लोग टाइटल्स लगाते थे कि राजा जी, राय बहादुर, राय साहब, इस तरीके से नाइटहुड, ऐसे टाइटल्स दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो सभी को टाइटल्स को समाप्त करके एक समान बनाने के लिए टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो ऐसे टाइटल्स हैं जो आज भी प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला टाइटल है एजुकेशन के फील्ड में और दूसरा टाइटल है आपका सैन्य, जो आपके आर्मी है वहां पर यह टाइटल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा क्यों है कि ये टाइटल दोनों रखे गए? इसका कारण यह है कि ये दोनों जो टाइटल हैं, ये दोनों टाइटल अर्जित किए जाते हैं। बात समझ में आए? एक्वायर किए जाते हैं। कैसे एक्वायर किए जाते हैं? जैसे आर्मी में गए तो आपने अपने टैलेंट के दम पर ये टाइटल एक्वायर किया कि आप लेफ्टिनेंट है या मेजर है या कैप्टन है, राइट। और वहीं पर आप एजुकेशन के अंदर डॉक्टर बनते हैं तो पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टर की उपाधि आपको कैसे मिला है? आपने उसके लिए मेहनत की है। तो क्या है, ये सारे के सारे एक्वायर्ड है, आपने खुद से मेहनत से उसे प्राप्त किया है, किसी ने दिया नहीं है। तो याद कर लो, ये 6 जो है क्या बताते हैं, राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि एक समानता का पहुंचाते हैं। तो पहला 14वां आर्टिकल क्या है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। 15 क्या करता है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है और आर्टिकल 18 कहता है कि टाइटल्स है उनको समाप्त करना है, राइट। चलो, अब ये दूसरा हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। और ये राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में दिया गया है। और इनमें भी 19वां आर्टिकल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 19 जो है 6 प्रकार के राइट, फ्रीडम जो देता है वो सिटीजन्स को देता है। और ये 6 फ्रीडम क्या है, तो सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इसमें दो चीज याद रखना है, पीसफुली और विदाउट आर्म। और इसके बाद आर्टिकल 9C क्या कहता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार। आर्टिकल D क्या कहता है कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल E क्या कहता है इसमें, 9E, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। और F जो है ये समाप्त कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया है। अब इसमें G ये क्या कहता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये कोई भी ट्रेड, बिजनेस इत्यादि कर जा सकता है। ये तो आपके 6 आपके फ्रीडम्स हो गए, किसके अंदर दिए, आर्टिकल 19 के अंदर। अब इसको याद करना होगा, तो मैंने तो एक तरीका बनाया था, आपको भी हो सकता है ये तरीका पसंद आए। तो क्या करें, सबसे पहले 19A के अंदर क्या, बोलो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलना है। अब बोलेंगे तो क्या करेंगे, कुछ लोगों को बुलाकर असेंबल कर लेंगे। तो बी में क्या है, असेंबल करना है। अब जब कुछ लोग असेंबल हो जाएंगे तो उनका एक यूनियन बना लेंगे। तो सी में क्या है, यूनियन बनाना है। अब यूनियन बना लिया तो अब देश में घूमने निकल जाएंगे। तो डी में क्या है, वो देश के अंदर कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद जब घूमने जाएंगे, चले गए गोवा घूमने, गोवा अच्छा लगा तो गोवा में घर बसा लिया। तो ई के अंदर क्या है, कहीं पर देश के अंदर सेटल होने के या फिर वहां पर रहने और बसने की स्वतंत्रता है। और जब वहां पर रहने लगे तो कुछ काम धंधा भी तो करेंगे। तो जी के अंदर क्या है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और बिजनेस करने की आजादी दी गई है। तो इस तरीके से आर्टिकल 9 जो आपका 19 है वो आपने याद कर लिया। अब इसके बाद जो आर्टिकल 20 है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर कोई भी अपराध करते हैं तो उसके खिलाफ कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। अब वो क्या प्रोटेक्शन है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होता है, डबल जेपार्डी। तो इसमें क्या है कि अगर न्यायालय एक ही किसी भी कोई भी एक ऑफेंस किया जाता है, कोई एक अपराध किया जाता है, उसके लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, तो उतना डिटेल में जाना नहीं है। आप बस इतना याद रखना कि ऑफेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कौन देता है, तो आर्टिकल 20 देता है। आर्टिकल 21 क्या देता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी चीजें दी गई, लेकिन इतना याद रखना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। साथ में याद करो, आर्टिकल 19 में मैंने बताया कि देश के अंदर घूमने की आजादी दी गई है। वहीं विदेशों में घूमने की आजादी जो हमें प्राप्त होती है वो आर्टिकल 21 से प्राप्त होती है। याद हो जाएगा, आर्टिकल 21 से विदेशों में घूमने की आजादी प्राप्त होती है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 बाद में जोड़ा गया है और आर्टिकल 21 कहता है कि जो 6 से लेकर 14 साल के उम्र के बच्चे हैं उनको देश के अंदर मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई भी जाती है।
आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ परिस्थितियों में अरेस्ट और डिटेंशन से ये प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 22। तो 20 क्या कहता है? अपराध जो होता है या ऑफेंस, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। जो अपराधी होता है उसको कुछ प्रोटेक्शन भी जरूरी है, ऐसे किसी को भी अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, राइट। इसके बाद 21 क्या कहता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसको प्रोटेक्ट करता है। 21A जो आपका शिक्षा के क्षेत्र में 6 से 14 साल के बच्चों को क्या प्रोवाइड करना? एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी फ्री। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट। चलो इसके बाद जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो दिया गया है, तीसरा राइट है जो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या किया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। देखो बहुत सारे लोगों को बेगारी कराया जाता है। बेगारी या फोर्स लेबर का मतलब है कि किसी से काम ले लेना और उसको पैसा ना देना, या फिर किसी से काम लेना और उसको पैसे कम देना, ये बेगारी में आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब कि ह्यूमन को बेचना, खरीदना, जैसे प्रोस्टिट्यूशन कराना, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें कहा? आर्टिकल 23 के अंदर। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कहां पर राइट्स मिले हुए हैं, तो आर्टिकल 23 के अंदर मिले हुए हैं। आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन कहां पर है? आर्टिकल 24 में। 14 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हानिकारक फैक्ट्री में या माइंस में नहीं लगाया जा सकता है, यह आर्टिकल 24 प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में है, लेकिन आपको इतना ज्यादा 28 नहीं, 25 से 28 नहीं पढ़ना, केवल 25 याद रखना है कि क्या 25 कहता है कि आपको रिलीजियस राइट प्रोवाइड करता है। तो रिलीजियस राइट 25 से लेकर 28 के बीच में, और 25 जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन को बढ़ाना, उसको फॉलो करना, उसको जो है मानना, ये सब किसमें है? आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है, राइट। इसके बाद लास्ट में जो आपका पांचवा राइट है वो जो है दिया गया है आपका, यहां पे दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट है, इसमें आपके दो राइट बेसिकली हैं, और ये राइट किसको दिए गए? माइनॉरिटीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन के लिए किस आर्टिकल के अंतर्गत बात कही गई है, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? यहां पे कुछ गड़बड़ है, इसको आप भूल जाना, ठीक है ना। आप इसको याद रखना है आपको कि आर्टिकल 19, 29 और आर्टिकल 30, यहां पर याद रखो, आप इसको भूल जाओ, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये याद रखना है आपको। तो माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन किसमें? 29 और 30 में। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो दिया गया है वो कहां पर दिया गया है? 29 और 30। तो यहां पे जो 25 और 28 यहां पे दे रखा है, इसको क्या करेंगे? 29 और 30, यहां पे गलत टाइपिंग हो गया है। चलो इसके बाद सबसे लास्ट में आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति कहां से फंडामेंटल राइट को लागू करवा पाएगा? तो ये रेमेडीज दे रखा है आर्टिकल 32 में। यानी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां से फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकता है। अब ये लागू कराने के लिए कुछ रिट्स जारी किए जाते हैं, रिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।